यस, हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। हम बात कर रहे थे एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द मिनरल्स। ठीक है, कि मिनरल्स जो है वो प्लांट्स के अंदर किस तरीके से पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन में होगा क्या कि प्लांट जो है वो एनर्जी को कंज्यूम करके क्या करेंगे, मिनरल्स को ऑब्टेन करेंगे। तो द डिफ्यूजन ऑफ आयंस अगेंस्ट द, अब यहाँ पर देखो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था, पैसिव एब्जॉर्प्शन था, उसमें तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही कौन जाएंगे, मिनरल्स जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अपोजिट भी हो सकता है, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन भी क्या ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मिनरल्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एनर्जी दे रहे हो और एनर्जी देके तो हम कितना ही किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट द डिफ्यूजन ऑफ आयंस अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के अगेंस्ट भी कौन काम कर रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन काम कर रहा है। और इसमें आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा क्या, एनर्जी को। और एनर्जी करेंसी क्या है हमारे पास, एटीपी। तो यहाँ पर एटीपी की ज़रूरत होती है। अब इसमें क्या है, कैरियर कॉन्सेप्ट, नाम से ही पता लग रहा है कैरियर, मतलब कोई ना कोई कैरियर होगा जो लेके जाएगा। ठीक है, किसको, आयंस को, कहाँ से, बाहर से अंदर की तरफ। द पार्ट ऑफ द सेल और टिश्यू इन विच एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन इज ड्यू टू द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी इज टर्म्ड एज इनर सरफेस। इनर सरफेस मतलब सेल के अंदर, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है कौन, मिनरल। In this space, the ion are not exchanged, but absorbed ion are freely diffused in the outer space. The space between the inner and outer space is not accessible for the ions. According to propounder of this hypothesis, Van den Honest जो था, for passing through this the barrier or inaccessible एरिया आयंस विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स कंबाइन विद द आउटर स्पेस। ठीक है, आप ये सब चीज़ें याद मत रखिए, आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि यहाँ पर हमें किसकी ज़रूरत है, कैरियर की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, हमें किसकी ज़रूरत है, एटीपी की ज़रूरत है। तो एक तो कैरियर होना चाहिए और एक एटीपी होना चाहिए। मतलब कैरियर आया, किसको लेने गया, मिनरल को, उसको मिनरल को लेने के लिए किसकी ज़रूरत है, एटीपी की। मतलब कैरियर और एटीपी दोनों बाइंड अप हो जाएंगे। ठीक है, अब एटीपी जो है वो अपनी एनर्जी दे देगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडीपी में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस में चेंज हो जाएगा, एडीपी में। अच्छा, अब जो ये बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं इनके अंदर, इनके लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर एटीपी एडीपी में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो एंजाइम काम आ रहा है वो है काइनेज। तो कैरियर एटीपी से जुड़ गया। ठीक है, अब कैरियर जो है वो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, एक्टिवेट क्यों हुआ, क्योंकि उसको किससे अटैच होना है, मिनरल से अटैच होना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैरियर और प्लस एटीपी दोनों जुड़े, एटीपी ने अपना एनर्जी दे दी और एडीपी में चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखिए कैरियर और एटीपी दोनों जुड़े, काइनेज में, काइनेज की प्रेजेंस में दोनों यहाँ पर एटीपी जो है वो ब्रेक हो गया और एडीपी में चेंज हो गया। और जो कैरियर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिवेटेड कैरियर में चेंज हो गया। अब एक्टिवेटेड कैरियर किसको बाइंड अप करेगा, आयन को, क्योंकि इसको बाहर से अंदर की तरफ आयन लेके जाना है। तो यहाँ पर देखो सेकेंड स्टेप में एक्टिवेटेड कैरियर जो है वो आयन से जुड़ गया। ठीक है, और ये क्या बना लिया, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। अंदर जाकर कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स आयन को अलग कर देगा और खुद वापस अपने प्रीवियस पोजीशन में लौट आएगा। तो कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स वापस अंदर जाके टूटेगा और पैसिव कैरियर्स वापस इनएक्टिव हो गया कैरियर, फिर वापस इसको एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी एक्टिव होने के लिए और आयन को इसने अंदर पहुंचा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आयन कैरियर थ्योरी। तो ये बहुत ईजी है, थ्योरी जो दी गई है इसकी वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दी हुई है। आप सिर्फ ये 3 स्टेप लर्न कर लें, ये 3 स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारा जो, तो हमने यहाँ पर पढ़ा एक्टिव कैरियर ट्रांसपोर्ट। इस कैरियर की हेल्प से हम या एटीपी को हम कंज्यूम करके क्या करेंगे, हम आयन को
ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आयन पंप और साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर नया वर्ड आया साइटोक्रोम। साइटोक्रोम ए बी होते हैं, ये अलग अलग तरीके से ये काम आते हैं रेस्पिरेशन में। तो इस वाली थ्योरी का डायरेक्ट कनेक्शन है रेस्पिरेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन में मतलब रेस्पिरेशन इंक्रीज होने पर आयन पंप आयन का एक्सचेंज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अकॉर्डिंग टू लनग्राथ बर्स्ट्रॉम जो थे, इन्होंने बताया कि जो आयन एक्सचेंज है उसका रिलेशन डायरेक्ट होता है किससे, रेस्पिरेशन से। एनायंस स्पेशली किसका, आयन में कौन सा आयंस की बात हो रही है, एनायंस की बात हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू दैम एनायंस एंड कैटायंस एब्जॉर्प्शन आर डिफरेंट, दोनों का एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन एनायंस आर ट्रांसफर्ड बाय द साइटोक्रोम्स थ्रू द बैरियर्स मेम्ब्रेन फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड। तो यहाँ पर साइटोक्रोम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एनायंस जो है उसका रिलेशन है साइटोक्रोम से, एनायंस मतलब नेगेटिव चार्जेस साइटोक्रोम की हेल्प से इनर सरफेस में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और कैटायन जो है वो इनएक्टिव फ्लो मतलब यहाँ पर एनर्जी हो सकता है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहाँ पर पहुँचे, अंदर सरफेस में पहुँच जाए। तो आपको इस थ्योरी में दो चीज़ें याद रखनी हैं कि ये वाली जो थ्योरी है वो उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, रेस्पिरेशन से, और रेस्पिरेशन का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, साइटोक्रोम से। तो यहाँ पर साइटोक्रोम पंप के थ्रू जो नेगेटिव आयन थे वो कहाँ पर पहुँचेंगे, इनर सरफेस पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो एनायन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है अगर रेस्पिरेशन भी बढ़ता है तो। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाइपोथेसिस। इसमें भी हम एटीपीज एंजाइम की हेल्प से क्या होगा, जो इंटरनल सरफेस में आयन पहुंच जाएंगे किसके थ्रू, बैरियर मेम्ब्रेन के थ्रू आउटर सरफेस से। बस आपको इसमें इतना याद रखना है। अब आता है हमारे पास हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स नाम से ही पता लग रहा है, इसमें हम प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे विदाउट सॉइल मीडिया। सॉइल मीडिया में की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वाटर में ही हम प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे और वाटर में ही हम प्लांट्स को जितने भी कल्चर मीडियम होता है या जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सब हम वाटर के थ्रू ही उनको प्रोवाइड करवाएंगे। All those methods in which plants are growing nutrient solution except soil, ये ध्यान रखना है आपको, soil का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, are categorized as the hydroponics or water culture. Hydroponics is a Greek word which means working with the water. Initially sand and nutrients solution were used, but nowadays vermiculture medium is used. Vermiculture is the mineral, vermiculture ऐसा mineral है सब्सटेंस दैट इज़ फाउंड इन द नेचुरल स्टेट, नेचर में प्रेजेंट होता है ये। दिस मिनरल इज हीटेड in special type of the furnace up to the 2000 degree Fahrenheit and products obtained to use to grow the plants। स्पेशल तरीके की एक खाद होती है जिसमें कि जो नेचुरली एक सब्सटेंस होता है उसको हम 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म करेंगे तो जो सब्सटेंस हमें मिलता है वो है वर्मी कल्चर, ठीक है। और वर्मी कल्चर में हम इसकी क्या क्या क्वालिटी है, ये बहुत हल्का होता है, केमिकली इनर्ट होता है, किसी भी तरीके की केमिकल इंट्रैक्शन नहीं होती है इसमें, स्टेराइल मटेरियल इन विच इंसेक्ट एंड वीड्स डू नॉट ग्रो। सबसे अच्छी खासियत है इसमें कि इंसेक्ट और वीड्स जो हैं इसमें ग्रो होते ही नहीं हैं। परेशान हो जाते हैं ना हम जब भी हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता है प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए, ये इंसेक्ट हमारे प्लांट्स को खा जाते हैं। तो इस कल्चर मीडिया में इंसेक्ट ग्रो ही नहीं होते हैं। इट हैज़ मोर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी दैन सॉइल। सॉइल भी अलग बेस्ट सॉइल होती है लोमी सॉइल, ठीक है। तो लेकिन लोमी सॉइल से भी बेस्ट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है किसकी, वर्मी कल्चर की। इट हैज़ लूज टेक्सचर, इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द ग्रोथ ऑफ रूट सिस्टम। रूट को ग्रो करने के लिए एयरी होना चाहिए, जो हमारी सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए, एयरी होना चाहिए। तो इसमें एयर पॉकेट्स काफ़ी होती है वर्मी कल्चर में और इसका काफ़ी लूज टेक्सचर होता है ताकि जो रूट्स हैं वो आसानी से पेनिट्रेट हो पाती हैं। इट डज़ नॉट डिसोशिएट, दस इट कैन बी यूज्ड कंटिन्यूसली टू ग्रो क्रॉप्स। इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स इसमें ग्रो करवा सकते हैं क्योंकि ये डिसोशिएट नहीं होती है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। Thus nowadays to grow plants vermiculture are used and this technique is called vermiculoponics, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है यहाँ हाइड्रोपोनिक्स और ये वाला वर्ड आ जाता है, ठीक है, वर्मिकुलोपोनिक्स, ठीक है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर।
टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।